गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू लेक्चर नंबर 4 ऑफ सीए इंटर रिवीजन पीजीबीपी। लास्ट लेक्चर में आपने मेरे पास सेक्शन नंबर 32 कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद 32 एडी जो मैंने कहा था ऑमिट हो गया। फिर 35 सीसीए, 35 ट्रिपल सी, ये वाले 35 सीसीडी छोटे छोटे थे ना। और एक हमने 35 पूरा साइंटिफिक रिसर्च और एडी स्पेसिफाइड बिजनेस ओनली, वो सारे पॉइंट हमने कर लिए थे। और आई होप आपने उसका स्टडी मटेरियल भी जरूर पढ़ा होगा घर से और देख लिया होगा। अमेंडमेंट्स वगैरह पर की हुई हैं सर्च, वहाँ हर जगह 100% कर दिया होगा। तो नोट्स वगैरह प्लीज ध्यान से पढ़ लेना उनके। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ लाइफ में। सेक्शन है जी 35D। सेक्शन है 35D, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस पे। आपको ध्यान होगा, एक तो डिडक्शन मिलती थी सिर्फ इंडियन कंपनी को या कोई और रेजिडेंट अदर देन अ कंपनी। यानी अगर कोई फॉरेन कंपनी है वो रेजिडेंट आ सकती है। पहले बताओ, क्या कोई फॉरेन कंपनी रेजिडेंट आ सकती है इंडिया में? यस, इफ इट्स पोएम इज इन इंडिया, उस पे ये सेक्शन नहीं लगेगा। या तो लगेगा इंडियन कंपनी पे लगेगा। और किस रिलेशन में है ये सेक्शन? प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस में ये सारी चीजें आ जाती हैं। प्रेपरेशन ऑफ फिजिबिलिटी रिपोर्ट, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, engineering services, legal charges in drafting any agreement relating to setting up of business। कंपनी के केस में लीगल चार्जेस फॉर ड्राफ्टिंग एंड प्रिंटिंग ऑफ महुआ अहुआ, फीस फॉर रजिस्ट्रेशन, शेयर इशू एक्सपेंसेस, डिवेंचर इशू एक्सपेंसेस, ये सब चीजें प्रीलिमिनरी में आ जाती हैं। ध्यान रखना, एडवर्टीजमेंट वगैरह नहीं आएगी प्रीलिमिनरी में, लेकिन एडवर्टीजमेंट फॉर प्रॉस्पेक्टस आ जाएगी। तो ये बुक में काफी अच्छे से लिखे हुए हैं सारे मैंने पॉइंट। सिर्फ जो पॉइंट यहाँ पे मेंशन प्रीलिमिनरी, उन्हीं को हम प्रीलिमिनरी बोलेंगे। और यहाँ पे खास पॉइंट क्या है कि डिडक्शन आपको मिल जाएगी 5 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स में, स्टार्टिंग फ्रॉम द ईयर ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। 10 लाख के 5 ईयर्स में आप इसको राइट ऑफ कर दोगे 2 लाख ही चाहिए। लेकिन इनकर हुआ सीधा वो अलाउ नहीं होता, एक मैक्सिमम लिमिट भी है। मैक्सिमम लिमिट देखने के लिए अगर तो असेसी है अदर देन कंपनी, तो वहां पे हम लोग मैक्सिमम एक्सपेंडिचर अलाउ करेंगे 5% ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट। मतलब अगर मेरे प्रोजेक्ट की कॉस्ट है 1.5 करोड़, प्रोजेक्ट टोटल कॉस्ट ऑफ ऑल फिक्स्ड एसेट्स ऑन द लास्ट डे ऑफ द ईयर ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। यानी अगर 2021 में बिजनेस कमेंस हुआ, दिन में आपको ये देखना है कि व्हाट इज द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ टोटल फिक्स्ड एसेट्स। अगर वो 1.5 सीआर है तो 1.5 सीआर का 5% कितना हुआ? 7.5 लैक्स। अगर आपने एक्चुअल एक्सपेंडिचर किया है 10 लैक्स प्रीलिमिनरी पे, लेकिन मैक्सिमम आ रहा है 7.5 लैक्स, तो बताओ आप 10 लैक्स को 5 में डिवाइड करोगे या 7.5 लैक्स को 7.5 को? और अगर यही इंडियन कंपनी का केस है तो इंडियन कंपनी के केस में दो अमाउंट्स निकालते हैं हम, एक 5% ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट और एक 5% ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलती है? शेयर कैपिटल, डिबेंचर्स और लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, इन सबको जोड़ लो लास्ट डे ऑफ द ईयर में। कौन सा ईयर? ईयर ऑफ कमेंसमेंट। तो सिंपल सा फंडा है, प्रोजेक्ट कॉस्ट और कैपिटल एम्प्लॉयड, इन दोनों में से जो भी हायर होगा उसका 5% होना चाहिए। क्या आपको मेरी सबको? तो ये कंपनीज के केस में और अदर के केस में मैंने आपको बता दिया। तो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस में एक छोटी सी अमेंडमेंट है, मैं यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं की हुई है, मैं आपको स्टडी मटेरियल से दिखा देता हूँ। आप मेंशन कर लेना जहां भी आपको ठीक लगता हुआ कि देयर इज एन अमेंडमेंट इन दिस टॉपिक। चैप्टर है पीजीबी 35D सेक्शन में एक छोटी सी अमेंडमेंट है। ये है जी, ऑडिट ऑफ अकाउंट्स। ये पॉइंट वैसे मैंने मेन नोट्स में कवर ही नहीं किया हुआ था क्योंकि था, बट क्योंकि अब इसमें थोड़ी अमेंडमेंट आई है तो थोड़ा इसलिए अब मैं कवर कर रहा हूँ। इन केस वेयर द असेसी इज अ पर्सन,
other than a company or a cooperative. देखा? The deduction would be allowable only if the accounts of the assessee for the year or years in which the expenditure is incurred have been audited by a chartered accountant before the date specified in section 44AB, that is 1 month prior to the due date for furnishing the return of income under section 139 subsection 1. एक्चुअल में 44AB की पहले जो डेट होती थी ना लास्ट ईयर, जब तक रिटर्न की डेट नहीं आ रही तब तक ऑडिट रिपोर्ट जाती थी रिटर्न की डेट तक, अब उसको 1 मंथ प्रायर कर दी है। यानी जो रिटर्न की डेट है, अगर रिटर्न की डेट आप पे 30 सितंबर है तो ऑडिट की डेट क्या होगी है अगस्त, ठीक है। तो वो वाली चीज है कि 1 month prior to the due date of furnishing return of income and the assessee has by that date furnished for the first year in which the deduction is claimed the report of such audit in the prescribed form duly signed। देखो एक एग्जांपल है छोटा सा, कहता अगर assessee है अदर देन अ कंपनी और सब्जेक्ट टू टैक्स ऑडिट है, ठीक है, तो देखो यहाँ पे ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न क्या रहती है, एक सेकेंड, एक काम करते हैं साथ में ना 44AB भी खोल लेते हैं। फोर्टी फोर ए बी में ये अमेंडमेंट हुई है, इस बार इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट रहेगी, सुनिएगा जरा ध्यान से। कहता था एक्सप्रेशन स्पेसिफाइड डेट इन रिलेशन टू द अकाउंट्स ऑफ द प्रीवियस ईयर और ईयर्स रेलिवेंट टू एनी असेसमेंट ईयर द डेट 1 month prior to the due date of furnishing the return of income under section 139(1). The due date for filing of return of income other than assessee in case of an assessee other than companies who are required to get the accounts audited is 31st October for the relevant assessment year। जो हमारी 30 सितंबर होती थी ना, जो हम लोग ड्यू डेट पढ़ते थे रिटर्न के केस में, ऑडिट वाले केस में, वहां हम क्या ड्यू डेट पढ़ते थे 30 सितंबर, अब क्या है जी 31 अक्टूबर। तो अब टैक्स ऑडिट की रिपोर्ट की डेट क्या है 30 सितंबर, यानी वो पुरानी डेट सेम ही रखी हुई है, बस रिटर्न की डेट क्या कर दी ऑडिट वाले केस में 31 अक्टूबर। तो ये चीज यहाँ पे आपको बता रखी है कि जो टैक्स पहले टैक्स ऑडिट रिपोर्ट और इकट्ठी थी रिटर्न करके, तो प्रायर हो गया ना, तो 30 सितंबर। तो ये सेम चीज इन्होंने वहां पे भी करी है 35D के अंदर कि भाई अगर आपने ये 35D का डिडक्शन क्लेम करना है तो आप 1 month प्रायर टू रिटर्न आप क्या करिए, अपना ये ऑडिट रिपोर्ट सबमिट कराइए, यानी जिस ईयर में आपने एक्सपेंडिचर्स करे थे उससे भी उन ईयर्स को भी चार्टर्ड अकाउंटेंट से क्या करवाओ ऑडिट, ताकि वो एक्सपेंडिचर्स की वैलिडिटी हो सके। तो आप एक बार यहाँ पे पढ़ के देख लेना, स्टडी मटेरियल से ही पढ़ लेना इस लैंग्वेज को फिर से एक बार 35D की, और मेंशन कर लो यहाँ पे जो आपके मेन नोट्स हैं 35D के, 35D के मेन नोट्स के साथ मेंशन कर लो अमेंडमेंट बाय फाइनेंस एक्ट 20, अमेंडमेंट बाय फाइनेंस एक्ट 20 कितने नंबर पेज पे है आपके स्टडी मटेरियल के, ये रही पेज 4.227, पेज 7, पेज 4.22। आप इसकी लैंग्वेज पढ़ के देख लेना। ठीक है, तो वही है कि रिटर्न की डेट क्या होगी, यहाँ की आपकी स्पेसिफाइड डेट क्या होगी 30 सितंबर। एक बार लैंग्वेज आप इसकी पढ़ लेना क्या लिखा हुआ है, बाकी इसमें और कोई अमेंडमेंट नहीं है 35D सेक्शन में। मैं आगे बढ़ता हूँ 35DDA, ये था हमारा वॉलंटरी रिटायरमेंट का पैसा। अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को वॉलंटरी रिटायरमेंट लेने पे कंपनसेट कर रहा है तो जितनी अमाउंट आप पे कर रहे हो उसका 1/5 अलाउ होना शुरू हो जाएगा उस ईयर से जब से आपने एक्चुअल पेमेंट करी। इसका मैंने एक छोटा सा एग्जांपल आपको क्लास में करवा रखा है बुक के अंदर ही, आप उसको रिवाइज कर लेना। पेमेंट बेसिस पे देखना है, यानी अगर 20 लाख देना है, पहले साल अगर आपने सिर्फ 5 लाख दिया तो 5 लाख को 5 किस्तों में बांट देना,
फिर जिस ईयर में दोबारा जाके कोई 2 लाख 3 लाख और दिया, फिर उसे भी 5 किस्तों में बांट देना, इस तरह से करना है। उसके बाद हमारे पास आती हैं अदर डिडक्शंस। अदर डिडक्शंस कौन सी हैं? सेक्शन 36। इन्हें हम ना जनरल डिडक्शंस भी बोल देते हैं। जनरल नहीं, सॉरी, इन्हें हम बोलते हैं स्पेसिफिक हैं। जनरल कहाँ पे होती थी? 37 में। 36 में तो स्पेसिफिकली बता रखी है कि ये चीजों की मैं आपको डिडक्शन दे दूंगा पीजीपी के अंदर से। जैसे पहला, अगर आप एम्प्लॉयज के हेल्थ पे प्रीमियम पे करते हो लेकिन वो कैश में ना पे करना, वो मैं अलाउ कर दूंगा आपको। लेकिन अगर आपकी प्रोप्राइटरशिप है तो लाइफ इंश्योरेंस नहीं अलाउ करूंगा। शुरू से याद करो, ड्राइंग्स में डालता है उसे। और अगर कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी का पैसा पे करा है इंश्योर पार्टनर्स का, वो मैं अलाउ कर दूंगा। सीटीटी एसटीटी। सीटीटी है कमोडिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स। जो ये एक्सचेंजेस हैं, कमोडिटी एक्सचेंजेस, वहां पे लगता है सीटीटी। और जो सिक्योरिटी की एक्सचेंजेस हैं, सिक्योरिटी एक्सचेंज जो रेकग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, वहां पे लगता है एसटीटी। तो सीटीटी एसटीटी अगर कोई पे कर रहा है इन द कोर्स ऑफ बिजनेस, ये अलाउबल है। लेकिन ध्यान रखना, अगर आपके पास शेयर्स एज एन इन्वेस्टमेंट पड़ी थी, एज अ कैपिटल एसेट पड़ी थी, और उसे आप ट्रांसफर करते हो, उसे ट्रांसफर करने पे अगर आपका कोई गेन या लॉस उस पे अगर आपने कोई एसटीटी पे करा हुआ है, वो एसटीटी अलाउ नहीं होता कैपिटल गेन हेड में। सिर्फ किस हेड में अलाउ होता है? पीजीबीपी। यानी अगर आप इन द कोर्स ऑफ बिजनेस सीटीटी या एसटीटी पे करोगे, ओनली दैट इज अलाउबल। फिर अगर आपके पास कोई स्टोर्स या स्टॉक्स हैं, उनके लिए आपने प्रीमियम पे करा है कि उनको कोई डैमेज या डिस्ट्रक्शन अगर हो तो आपको उसका कंपनसेशन मिल जाए, तो प्रीमियम भी अलाउड है। यस और नो? बोनस या कमीशन पे टू एम्प्लॉइज, ये भी अलाउड है। लेकिन बोनस वगैरह पे क्या लग जाता है? सेक्शन नंबर 43B। तो 43B क्या बोलेगा? मैक्सिमम, मैक्सिमम अलाउड तभी होगा कि अगर रिटर्न की डेट तक आपने इसे पे करा है। 43B ये बोलता था, अगर आपने रिटर्न की डेट तक पे नहीं करा तो दिस इज नॉट अलाउबल उस ईयर में। फिर ये किस ईयर में जाके अलाउ होगा? जिस ईयर में आप इसे पे करोगे। और एक बात ध्यान रखना, अगर नोट्स में वो लिख देता है क्वेश्चन के कि बोनस जो पे किया जा रहा है, बोनस एक्ट में जितना अलाउड है उससे ज्यादा पे किया जा रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बोनस सारा अलाउबल है, बस शर्त है पे हो गया हो। चाहे बोनस एक्ट से ज्यादा पे हो रहा हो चाहे कम पे हो रहा हो, उससे मतलब नहीं है। जितना पे हो गया रिटर्न की डेट तक उतना अलाउबल है। बाकी क्या कर दिया जाएगा? डिसअलाउ। उसके बाद अगर कोई कैपिटल वगैरह बोरो करी है आपने, ठीक है, ये ना एक्चुअल में ये बोरोड कैपिटल, इसको कैपिटल वो ना सोच लेना जो हमारे प्रोप्राइटर साहब कैपिटल लेके आते हैं। कैपिटल पे इंटरेस्ट अलाउड नहीं होता इसमें प्रोप्राइटरशिप में। लेकिन ये लोन वगैरह होते हैं, जैसे कोई बाहर वाले से लोन लिया आपने, तो उस लोन पे क्या पड़ गया? इंटरेस्ट। लेकिन जब तक एसेट पुट टू यूज नहीं हो रहा तब तक का इंटरेस्ट आपको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में अलाउ नहीं होता था। वो चीज आपकी क्या बन जाती थी? कॉस्ट ऑफ एसेट। समझ आ रही है मेरी बात? उसके बाद अगर आपने कोई जीरो कूपन बॉन्ड इशू करा है, क्या होता था जीरो कूपन बॉन्ड? जहां पे आप एक बॉन्ड, मान लो 1 लाख का इशू कर दिया आपने 15 साल के लिए, लेकिन 15 साल बाद बोला कि इस 1 लाख के बदले मैं आपको रिडीम कितना करूंगा, मान लो 3 लाख, या दो, जितना भी लगा लो, 3 लाख लगा लो। तो 2 लाख में की जो इंक्रीज है, वो 2 लाख रुपए एक तरह से इंटरेस्ट है। एक्चुअल में इसमें साथ साथ इंटरेस्ट नहीं ना मिलता। तो जितनी उसमें रिडेम्पशन वैल्यू बढ़ गई, वो जो डिफरेंस है, दैट इज योर एक्सपेंडिचर। उसको अलाउ करेंगे? यस करेंगे, प्रो राटा बेसिस पे। यानी अगर 15 साल का ये बॉन्ड है, तो जितना इंक्रीज आया उसकी वैल्यू में, उतनी चीज प्रो राटा लॉट कर दोगे टाइम पीरियड वाइज। कितने साल में राइट ऑफ कर दोगे? 15 ईयर्स। बताओ ये किसके लिए बना हुआ है सेक्शन? इशुअर ऑफ बॉन्ड के लिए या परचेजर ऑफ बॉन्ड के लिए? इशुअर, क्योंकि इशुअर को ज्यादा पैसा पे करना पड़ेगा। यस और नो? उसके बाद आ जाओ बैड डेट्स पे। बैड डेट्स के अंदर, बैड डेट्स का सेक्शन अगर याद करना कर लो, 36(1)(7). बैड डेट्स अलाउ तभी होते हैं अगर आप कुछ शर्तें पूरी कर लेते हो। पहली शर्त, बैड डेट्स को राइट ऑफ कर दिया हो आपने बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर। अब याद करो ये मैंने क्लास में कैसे समझाया था। मैंने कहा था देखो ऐसा है, बैड डेट का सीन क्या होता है? आप पहले ऊपर सेल दिखाते हो, मान लो 10 लाख की,
ट्रेडिंग खत्म हो गया। फिर मान लो इसमें से बैड डेट हो गए 1 लाख के, मतलब पहले आप उसे इनकम में दिखाते हो, फिर उसमें से जो राइट ऑफ हो जाता है बैड डेट उसे खर्चे में डाल लेते हो, यही करते हो। तो हमारा लॉ ये बोलता है कि आपने अगर बैड डेट्स अलाउ करवाने हैं, पहले तो बैड डेट्स को बुक्स में राइट ऑफ करो। बुक्स में राइट ऑफ करने की कंडीशन क्यों है? बुक्स में तभी तो राइट ऑफ करोगे अगर आपने पहले उसे इनकम में दिखाया होगा बुक्स में। सोचो अगर मैंने कोई सेल ऐसी करी हो जिसे मैंने बुक्स में दिखाया ही ना हो और बाद में वो बैड डेट हो जाए, क्या उसका बैड डेट में राइट ऑफ करूंगा? नो। जो मैंने बुक्स में सेल नहीं दिखाई उसका बैड डेट क्यों बुक करूंगा? इस कंडीशन को हम रिलैक्स कर देते हैं उस केस में जहां आपने बुक्स में इनकम नहीं दिखाई थी ड्यू टू योर एएस, बट ड्यू टू आईसीडीएस इनकम कॉम्पुटेशन एंड डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड्स आपने किसी पर्टिकुलर रेवेन्यू को रेवेन्यू में दिखा दिया था, यानी इनकम में दिखा दिया था, यानी इनकम टैक्स पर्पस के लिए तो आपने उसे इनकम मान लिया था, लेकिन बुक्स में इनकम नहीं माना था। तो बताओ जिस चीज को बुक्स में इनकम नहीं माना, बुक्स में उसका बैड डेट नहीं राइट ऑफ करोगे, पर इनकम टैक्स उसमें इनकम ले चुके हैं, इनकम टैक्स वाले इनकम टैक्स ले चुके हैं, तो क्या उसका बैड डेट अलाउ होना चाहिए? यस। तो ये कंडीशन रिलैक्स है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? एक इसकी एक्सेप्शन और है पर वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, वो बैंकिंग वालों के लिए है। बैंकिंग वाले क्या करते हैं, पैसा लेकर आगे पैसा देते हैं, तो अगर आगे से पैसा उनका डूब जाता है तो वो उनका बैड डेट मिल जाता है उनको, चाहे उन्होंने जब वो पैसा लिया था उसको इनकम में नहीं दिखाया था। बट ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लिखा हुआ है पर मैंने बुक के अंदर। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? दूसरा तो इसी से रिलेट हो रहा है, देखो दूसरी दूसरी कंडीशन, इस डेट को आपने पहले किसमें अकाउंट फॉर कर लिया था? अपनी इनकम में, क्योंकि बैड डेट इनकम में से ही तो होगा। सोचो जो आपने इनकम नहीं दिखाई और वो आप कह रहे हो मेरा पैसा बैड डेट हो गया, वो लाओ थोड़ी होगा अलग से। पहले आपने दिखाया तो ना कि हाँ ये पैसा मैंने लेना है, उसे इनकम में दिखाया। और लास्ट पॉइंट क्या है, डेट किससे रिलेटेड होना चाहिए, किसके इंसिडेंटल होना चाहिए? बिजनेस के। ये नहीं कोई पर्सनल पैसा आपने किसी को दे रखा था वो बैड डेट हो गया, उसकी डिडक्शन आपको बिजनेस में नहीं मिलेगी। और ध्यान रखना, जो बैड डेट्स अलाउ कर दिए अगर बाद में इनकी रिकवरी होगी तो ये सेक्शन नंबर 41 क्लॉज नंबर 4 में हो जाते हैं टैक्सेबल। और नोट के प्रोविजन फॉर बैड डेट्स जो बचपन से आप बनाते आए हो अकाउंट्स के अंदर, ये हमारे इनकम टैक्स वाले अलाउ नहीं करते, ऐसा एक्सप्लेनेशन कहती है। प्रोविजन सिर्फ बैंक्स वगैरह के केस में अलाउ होते हैं, ध्यान रखना, वो भी हमारे सिलेबस में नहीं है, कितनी अलाउ होती है उसकी लिमिट है। बैंक्स वगैरह के केस में प्रोविजन अलाउ हो जाती है, लेकिन नॉर्मल असेसीज को प्रोविजन फॉर बैड डेट्स अलाउ नहीं होती, क्योंकि प्रोविजन तो फ्यूचर के लिए बनाते हो आप, अभी बैड डेट हुए थोड़ी ना। यस और नो? ये वाला पॉइंट सुनिए, एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन परचेज ऑफ एनिमल। अब याद करो एनिमल जो होता था, ना तो ये बिल्डिंग है, ना ये प्लांट एंड मशीनरी है, ना ये फर्नीचर एंड फिटिंग्स है। वरना अकाउंट्स में तो आप एनिमल का भी अकाउंट खोलते आए हो, लाइफ स्टॉक अकाउंट। देखा जाए तो लाइफ स्टॉक भी डेप्रिशिएट होना चाहिए, लेकिन डेप्रिसिएशन के टॉपिक में ना ये टेंजिबल एसेट में आता है ना ये इंटेंजिबल में आता है, तो ये अलग ही ट्रीटमेंट है इसका। तो एनिमल्स जो स्टॉक इन ट्रेड नहीं है, यानी आपका कैपिटल एसेट है, यूज करोगे ना आपने, डेप्रिसिएशन मिलती नहीं, तो इसका खर्चा कैसे लाभ होता है? ये कहते हैं जिस ईयर में आपने खर्चा किया उस ईयर में कुछ ना करो। सुन रहे हो? और इसे हम पी एंड एल में डेबिट कर लेंगे जिस ईयर में एनिमल की डेथ हो जाएगी, या ये परमानेंटली यूजलेस हो जाएगा बिजनेस के लिए, या ये क्या हो जाएगा, परमानेंटली यूजलेस। अब वहां पे भी हो सकता है कि आपको कुछ पैसा रिकवर हो जाए, एनिमल को सेल करके उसके कारकास को कुछ कुछ पैसा रिसीव हो जाए। तो अगर मान लो 1 लाख का एनिमल था, उसे 5 साल यूज करा आपने बिजनेस के लिए, एंड में जाके उसकी 5,000 रुपीज का कारकेस सेल हो गया, तो 1 लाख में से 5,000 गया, 95,000 रुपीज आपका डेबिट हो जाएगा उस ईयर में पी एंड एल में। पढ़ के देख लो। सर अगर ये स्टॉक इन ट्रेड हुआ फिर तो वैसे ही वो परचेजेस का पार्ट बन जाएगा,
और परचेजेस तो कहाँ पे आ जाएगी, ट्रेडिंग काउंट। फिर तो उसकी वो निकलेगी ना, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, फिर तो गुड्स बन जाएगा, फिर तो उसे गुड्स का पार्ट मान लोगे, स्टॉक का पार्ट मान लोगे। यस और नो? फिर वो कैपिटल एक्सपेंडिचर थोड़ी होगा। यस और नो? पॉइंट नंबर 10 ये बात करता है जी, प्रमोटिंग फैमिली प्लानिंग अमंग्स एम्प्लॉइज। ध्यान रखना, ये एक्सपेंडिचर सिर्फ और सिर्फ कंपनी को लागू होता है। क्वेश्चन जानबूझ के आपको देगा इंडिविजुअल और एक पी एंड एल में पॉइंट डाल देगा, टू एक्सपेंडिचर ऑन प्रमोशन ऑफ फैमिली प्लानिंग अमंग्स द एम्प्लॉइज। क्वेश्चन है भी एक मेरे ख्याल हमारी बुक में एंड में, मिस्टर गुप्ता है उसके अंदर, उनके पी एंड एल में डाल रखा है, तो हमने उसे पकड़ के क्या कर दिया, डिसअलाउ। क्वेश्चंस जरूर कर लेना प्लीज। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी डेबिट हो जाता है, लेकिन कैपिटल एक्सपेंडिचर अलाउ होता है 5 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स में। और ध्यान ये रखना, पहली बार कैपिटल और रेवेन्यू दोनों में ये पॉइंट आ रहा है कि ये सिर्फ उतना ही अलाउ होगा जितने प्रॉफिट्स अवेलेबल हैं। जितने प्रॉफिट्स अवेलेबल नहीं है उतना अनअब्जॉर्ब्ड है, और वो अनअब्जॉर्ब्ड जाके वही ट्रीटमेंट अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन वाला। पढ़ लेना इसको आप, कंपनी एसएससी वाला ध्यान रखना। बताओ रेवेन्यू और कैपिटल अगर दोनों आ जाए तो पहले कौन सा डेबिट करोगे, रेवेन्यू, बाद में कैपिटल। बुक में क्वेश्चन है जिसमें 3 केस बना रखे हैं हमने, ये क्वेश्चन हमने कॉपी में सॉल्व किया हुआ है, अब पढ़ लेना। फिर जो पॉइंट नंबर 8 है ऊपर, ये ना अलग अलग पॉइंट्स हैं आपके 36 के अंदर ही, और अगर आप देखोगे ध्यान से तो मैंने लिंकिंग करवा रखी होगी इनकी, पता नहीं इन्होंने तो लिखा नहीं हुआ मुझे लग रहा है, लेक्चर लगाया ही नहीं ढंग से मुझे लग रहा है। आगे ना मैंने एक टेबल बनवा रखे हैं, उनसे लिंक करवा रखा है इन्हें, लिखा होगा ना जानवी जी कितने नंबर पे से, 70, 77, 70 और 71 नंबर पे से इसकी लिंकिंग करवाई हुई है मैंने। ये थोड़ा सा टेक्निकल टॉपिक है पर काफी ध्यान से लिंक करके करवाया था मैंने आपको, तो पहले मैं आपको करवा देता हूँ, फटाफट से सुनो ध्यान से, शॉर्ट में बताता हूँ। कहता फॉलोइंग कॉन्ट्रीब्यूशंस मेड बाय द एम्प्लॉयर आर अलाउड। एम्प्लॉयर की बात कर रहा हूँ, बताओ ये जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन करता होगा किसके बिहाफ पे करता होगा, एम्प्लॉय, वो आरपीएफ में कंट्रीब्यूट करे, अप्रूव्ड सुपरएन्युएशन फंड में कंट्रीब्यूट करे, अलाउड है। लेकिन एम्प्लॉयर जी ध्यान रखना, रिटर्न की डेट से पहले पहले अलाउ कर दे, पे कर देना, वरना हम आपको अलाउ नहीं करेंगे। कौन सा सेक्शन बोल रहे, 43B। एक बात तो क्लियर कर लो, 43B जो लगता है वो सिर्फ एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन पे लगता है। आप एक काम करो, जहां आपकी बुक में 43B है, जरा वो पेज निकालना मेन नोट्स का, 43B आगे आगे, 43B कितने पेज पे है मेन नोट्स के, हैं जी, 71 पेज निकालो, वहां चेक करो 43B की ना लिस्ट बनी हुई होगी, वहां दूसरा तीसरा पॉइंट ही होगा एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, और उसके लेफ्ट साइड पे मैंने एम्प्लॉइज लिख के कटवा रखा है, आप चेक कर लो, दिखा नहीं दिखा? तो एक चीज तो दिमाग में बिठा लो, 43B एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन पे नहीं लगता। सुन रहे हो सर, इसका मतलब एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन जो है वो अगर रिटर्न की डेट तक ना भी पे हुआ तो भी अलाउ कर दूंगा, ऐसा तो नहीं कहा अभी मैंने। अभी मैं कह रहा हूँ 43B इस पे नहीं लगता, एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन पे किस पे लगता है, एम्प्लॉयर। तो आप देखो यहाँ मैंने क्या लिखा है, इसको भी खोल के रखना पेज को, साथ में हाथ में रखना है इसको भी, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ अप्रूव्ड सुपरएन्युएशन फंड, और एक सी पॉइंट है जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू एन अप्रूव्ड ग्रेचुटी फंड, इस पे भी देखो लगा हुआ है 43B। चेक करो 43B के अंदर एक तो पॉइंट आ रहा होगा आरपीएफ अप्रूव्ड सुपरएन्युएशन फंड वाला, उसी में लिखा हुआ है ग्रेचुटी फंड भी अलग लिखा हुआ है, इसी में ग्रेचुटी फंड वाला पॉइंट भी आ रहा है। एक्चुअल में दोनों अलग अलग क्यों लिखता हूं मैं, जो ये आरपीएफ वगैरह है ना, इनमें एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों कंट्रीब्यूट करते हैं, लेकिन जो ग्रेचुटी फंड होता है, ग्रेचुटी तो एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को पे करनी होती है ना, उसमें एम्प्लॉय थोड़ी कंट्रीब्यूट करेगा। लेकिन दोनों का कॉमन पॉइंट क्या है, 43B लगता है।
क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? उसके अलावा अगर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर रहा है टुवर्ड्स अ पेंशन स्कीम रेफर्ड अंडर सेक्शन 80 सीसीडी, वहां पे भी आपकी डिडक्शन मिल जाएगी आपको, लेकिन ये मैक्सिमम मिलेगी अप टू 10% ऑफ सैलरी। चेक करो, क्या 43 बी में पॉइंट लिखा हुआ है? चेक करो, 80 सीसीडी से रिलेटेड कोई पॉइंट लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ। पता लग रहा है आपको? तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किया 43 बी, लेकिन एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है जो, वो अलाउ तो हो रहा है ना। ये सारे क्लॉजेज ना आपके 36 सेक्शन में लिखे हुए हैं, चेक करो। 36 में एक ग्रेचुटी फंड वाला आ रहा होगा, एक 36 में ये आरपीएफ सुपर एनुएशन फंड वाला आ रहा होगा, और एक चेक करो ये वाला भी आ रहा होगा, पेंशन स्कीम रेफर्ड अंडर सेक्शन 80 सीसीडी, और इसका तो शायद मैंने न्यूमेरिकल भी डाला होगा। यहाँ नहीं होगा, वो यहाँ नहीं है, वो पता कहाँ होगा? सेक्शन 40A, जो बड़ा ए सेक्शन है ना 40A, उसका सबसेक्शन 7 या सबसेक्शन 9 है, 9 के साथ न्यूमेरिकल पड़ा हुआ है। 40A 9 के साथ उसका न्यूमेरिकल पड़ा हुआ है, उसमें ये 10% वाला पॉइंट आपका कवर्ड है कि ये जो डिडक्शन मिलती है एम्प्लॉयर को, ये मैक्सिमम मिलती है 10% ऑफ सैलरी। समझ आ रही है मेरी बात? अभी मैं ये बात समझा पा रहा हूं आपको कि ये सारी बातें मैं किसकी कर रहा हूं? एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन। यस और नो? इसकी लैंग्वेज आपको ध्यान से पढ़नी पड़ेगी। और एक बात तो और बोल दूं, यहाँ पे मैं आरपीएफ अप्रूव्ड ये सारी बातें क्यों बोलता हूँ? एक ना सेक्शन खोलो आप 40A के साथ ही देखो कहीं पे, 40A 3 होगा, इससे आगे है। 40A 3 की क्या हेडिंग है? मास मिला नहीं? 40 बड़ा ए सबसेक्शन 3, वो नहीं है सर, 40 बड़ा ए कह रहा हूं मैं, 40 छोटा ए पढ़ रहे हो आप। 10,000 वाला पॉइंट तो 40 छोटे ए में है, 40 बड़ा ए पढ़ो वही लिखा होगा। अदर देन स्टैचुरी वाला, अदर देन लॉ वाला मैं अलाउ नहीं करूंगा। लाइन पढ़ दो ना अंदर नुपुर जी। आगे पढ़ो, मेरे को दिखाओ इसमें। आप एक काम करो, 40A 9 देखो, 40A 9 पेज नंबर 63, 40 बड़ा ए सबसेक्शन 9, आप इसमें देख सकते हो वो लिखा हुआ है साहब की, अगर कोई भी आप पेमेंट करते हो जहां पे अप्रूव्ड नहीं है या रिकग्नाइज नहीं है या अंडर लॉ नहीं है, ये मैं अलाउ नहीं करूंगा। इसलिए हर जगह पे हम सिर्फ किसकी डिडक्शन देते हैं? अप्रूव्ड, रिकग्नाइज्ड। ये ना सारी लिंकिंग मैंने करवाई हुई है पिछली बार। और एक ना काम और करो, एक पेज पे ना मैंने सारे लिंक बना के दे रखे हैं प्लस प्लस करके, वो वाला पेज देखो कहाँ पे है? 71 पेज पे है। हाँ, ये आपकी बुक अलग है क्या? हाँ, तो आपकी बुक तो पुरानी है ना, वही देख रहा हूँ। ये पेज नंबर 71 नंबर पेज पे एक समरी बना के दी हुई है। उसमें ये, उसमें ना एक एक सेक्शन मैंने मेंशन किया हुआ है कि 40A 7, 40A 9, 36 कौन कौन से इकट्ठे पढ़ने हैं। तो मैं उसी से रिलेटेड आपको ये बता रहा हूँ। समझ आ रही है मेरी बात? एक काम करता हूँ, मैं ना साथ में आपके सामने यहाँ पे समरी खोल लेता हूँ वो वाली, आपको थोड़ा इजी हो जाएगा, वरना आप कंफ्यूज रहोगे। एक सेकंड रुको। बट वो आज आपको रीड करने पड़ेंगे घर से, मैं आपको समझा देता हूँ एक बार फटाफट।
ये देखो, पहले ग्रेचुटी फंड की बात करो। ग्रेचुटी फंड में क्या बोल रखा है जी, 36(1)(5) ने बोल रखा है फंड अप्रूव्ड ग्रेचुटी फंड हो। 48(7) बोलेगा कि भाई मैं डिडक्शन नहीं अलाउ करूंगा अप्रूव्ड ग्रेचुटी फंड के अलावा की, या तो आप प्रोविजन देखो, 48(7) बोलता है कि मैं प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी अलाउ नहीं करूंगा। प्रोविजन की एंट्री क्या होती है, P&L टू प्रोविजन, ये मैं अलाउ नहीं करूंगा। सिर्फ दो केस में अलाउ करूंगा, एक अगर आप अप्रूव्ड ग्रेचुटी फंड में पेमेंट कर रहे हो, एक तो मैं तो अलाउ कर दूंगा, या अगर ग्रेचुटी पेबल हो रही है ड्यूरिंग द ईयर, मैं तो अलाउ कर दूंगा। समझाना। आने वाले साल में ध्यान से सुना करो प्लीज। ड्यूरिंग द ईयर, जिस साल की मैं बात कर रहा हूँ ना प्रोविजन की, मैंने प्रोविजन तो बना ली, लेकिन अगर वो पेबल होएगी इस साल में, कोई आदमी एम्प्लॉय रिटायर हो रहा है, कब होती है पेबल, कोई रिटायर हो रहा है, किसी की डेथ हो रही है, उतनी ग्रेचुटी मैं अलाउ कर दूंगा। यानी नॉर्मली प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी अलाउड नहीं है। और 48(9) तो यही बोलता है कि मैं अनअप्रूव्ड वाले की डिडक्शन नहीं दूंगा। और 43(B) भी लग जाता है इस पे। 43(B) ये बोलेगा कि भाई रिटर्न की डेट तक अगर आप जमा कराओगे ग्रेचुटी को, ये प्रोविजन वाली अमाउंट को अगर आप ग्रेचुटी फंड में जमा कराओगे तो मैं अलाउ करूंगा, वरना मैं अलाउ नहीं करूंगा। तो ऐसे इकट्ठे पढ़ने हैं। फिर अगर मैं बात करूं प्रोविडेंट फंड की या अदर वेलफेयर फंड्स की, तो पहले 36 सेक्शन यही बोलेगा रिकग्नाइज होना चाहिए, अप्रूव्ड होना चाहिए। 48(9) बोलेगा हाँ भाई हाँ, क्योंकि मैं बाकी तो मैं अलाउ नहीं करता। और 43(B) बोलेगा रिटर्न की डेट तक जमा भी करवाओ। ये दोनों समरीज एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन की है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? और लास्ट में मैंने समरी दी हुई है एम्प्लॉइज कॉन्ट्रीब्यूशन की। तो एम्प्लॉइज कॉन्ट्रीब्यूशन में ना ध्यान रखना, पहली बात तो इसका लॉ तो और भी ज्यादा कड़ा है। वो कैसे सर? सुनना। देखो होता क्या है, मैंने ना वैसे इसका कॉपी में भी एक P&L बनवा रखा होगा, आप चेक करना। जब कॉपी में आप अपने न्यूमेरिकल्स रिवाइज करवाओगे करोगे ना, वहां पे भी मैंने इसका एक एग्जांपल लेके करवाया हुआ है। सुनिएगा। P&L में क्या हुआ, यहाँ आपने लिखी सैलरी। इस सैलरी में मान लो 1 लाख रुपीज है, और यहाँ है एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू PF 10,000। देखो जो एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू PF है, ये वाला 10,000, इस पे तो मैंने आपको बता दिया कि 43(B) लग जाता है। अगर तो आपने इसे रिटर्न की डेट तक जमा करवा दिया तो अलाउ करूंगा, वरना ये डिसअलाउड है। जो एम्प्लॉइज कॉन्ट्रीब्यूशन होता है ना, वो सैलरी में ही होता है छुपा हुआ। सैलरी में ही एम्प्लॉइज कॉन्ट्रीब्यूशन छुपा हुआ होता है, क्योंकि सैलरी में से ही तो कट के एम्प्लॉइज कॉन्ट्रीब्यूशन जमा होता है। यस और नो? तो लॉ पता है यहाँ पे क्या बोलता है, बेटा एम्प्लॉयर, तूने एम्प्लॉय के 10,000 रुपीज डिडक्ट कर लिए। अब कुछ एम्प्लॉयर क्या करते थे, पैसा डिडक्ट कर लेते थे एम्प्लॉय का, लेकिन उसे फंड्स में जमा नहीं करवाते थे। तो यहाँ लॉ पता क्या बोलता है, आप इस 10,000 को पहले डीम्ड इनकम मान लो 224(10) में, ये बिजनेस इनकम मान लो, डीम्ड बिजनेस इनकम। तो बताओ जो 1 लाख रुपीज आपने P&L में डेबिट किया हुआ है वो डिसअलाउ हो गया एक तरह, क्योंकि इनकम बन गई। और आगे लॉ बोलता है कि अगर आप इस 10,000 को रेलिवेंट फंड की ड्यू डेट तक जमा करवा देते हो, अब रेलिवेंट फंड का मतलब रिटर्न की डेट नहीं है, अगर PF है तो उसे तो अगले महीने की 20 तारीख 15 तारीख तक जमा करवाना होता है। तो मैं ये आपको अलाउ करूंगा P&L में, वरना ये यहीं का यहीं पड़ा रह जाएगा, और आपकी जो डिडक्शन आपने लेनी थी वो डिसअलाउ हो जाएगी। इस हिसाब से अगर हम देखें, बताओ ये एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन से स्ट्रिक्ट है या उससे लाइट है? उससे भी स्ट्रिक्ट है, क्योंकि एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन में तो रिटर्न तक का टाइम है। यहाँ पे तो टाइम सिर्फ कितना मिला, रेलिवेंट फंड की ड्यू डेट, वो तो रिटर्न से भी पहले की डेट है। और एक बात और बता दूं, अगर मान लो उन्होंने रेलिवेंट फंड की डेट तक जमा करवा भी दिया, तो भी आपको पेपर में
ये दोनों ट्रीटमेंट करके दिखाने हैं। पहले से 224(10) में इनकम में ऐड करना है, फिर इसको आपने यहाँ पे डिडक्शन में दिखाना है, यानी फिर माइनस करना है। ऐसा है क्वेश्चन मैंने करवा रखा है आपको, एंड वाले क्वेश्चंस में है, जो बड़े क्वेश्चंस है ना मिसलेनियस, उनमें पॉइंट पड़ा है उनमें, पर लेकिन सिर्फ इतना पॉइंट है कि रेलिवेंट फंड की डेट तक इन्होंने जमा नहीं करवाया, तो वहां सिर्फ हमने इनकम में ऐड करा हुआ है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? बाकी आप एक काम करना, आज घर पे ना अपनी कॉपी रिवाइज करना। कॉपी में मैंने ऐसा P&L बनवा रखा होगा, आप चेक कर लेना। कहाँ बनवा रखा होगा? जहाँ ये प्रिलिमिनरी वाले क्वेश्चन खत्म हुए ना, उसके बाद बस जो भी ये क्वेश्चन खत्म हुए हैं फैमिली प्लानिंग वगैरह वाले, ये वाले टॉपिक्स वाले क्वेश्चंस के बाद बनवाया होगा। समझ आ रही है मेरी बात? प्लीज इसको रिवाइज कर लेना याद से, ठीक है जी। अब वापस आते हैं, ये देखो ये लिखे हुए एम्प्लॉइज कॉन्ट्रीब्यूशन वाला पॉइंट, पढ़ के देखना, ये समझ में आ रहा है? बस इतना याद रखो, पहले बिजनेस इनकम बना लो 224(10) में, लेकिन डिडक्शन अलाउ हो जाएगी फॉर द सेम अगर आप रेलिवेंट फंड की डेट तक आप उसे जमा करा दोगे। यस और नो? और एक ये नया 36 का एक क्लॉज आया था, मार्क्ड टू मार्केट लॉस या अदर एक्सपेक्टेड लॉस, जितना आप ICDS के मुताबिक निकालोगे वो मैं अलाउ कर दूंगा। ये क्या होता है मार्क्ड टू मार्केट लॉस? मार्क्ड टू मार्केट मतलब मार्केट में जो प्राइसेस चेंज हो रही हैं, अगर मेरे पास कोई इंस्ट्रूमेंट्स पड़े हैं जिनकी मार्केट में प्राइसेस चेंज हो रही हैं, तो मैं उसे मार्केट में लाने लेके लेके आने के लिए उसका लॉस बुक कर लेता हूँ। अभी बेचा नहीं है लेकिन एक्सपेक्टेड लॉस है ड्यू टू मार्केट। नॉर्मली इसको अलाउ नहीं करते थे, क्योंकि मार्केट में क्या चेंजेस हो रहे हैं ये मैटर नहीं करता, एक्चुअल में आपको क्या लॉस हो रहा है वो मैटर करता है। लेकिन जो ICDS के मुताबिक आप कैलकुलेशन करते हो वो अलाउ कर देता है लॉस। कौन सा लॉस? मार्क्ड टू मार्केट लॉस और अदर एक्सपेक्टेड लॉस। नॉर्मली ये चीजें अलाउ नहीं होती थी, लेकिन व्हेन कंप्यूटेड एज पर ICDS दैट इज अलाउड अंडर सेक्शन 36। तो आप इसको पढ़ लेना। हम लोग सारी PGBP की वो दुनिया पढ़ रहे हैं अभी 30 से लेके 38। मैंने आपको बताया था इसमें वो डिडक्शंस हैं जो अलाउड हैं व्हाइल कंप्यूटिंग द बिजनेस इनकम। 37 सेक्शन क्या बोलता है? जो एक्सपेंडिचर हमारे 30 से लेके 36 में स्पेसिफिकली नहीं बता रखा, लेकिन कुछ कंडीशंस पूरी कर लेता है, मैं उसको भी अलाउ कर दूंगा। जैसे एक तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर ना हो, पर्सनल नेचर का ना हो, बिजनेस के लिए हो। सुन रहे हो? तो जितने भी छुटपुट खर्चे आपके रूटीन के होते हैं जिनको एक्ट ने स्पेसिफिकली अलाउ नहीं भी कर रखा, दोज आर अलाउड अंडर जनरल। और इसकी दो एक्सप्लेनेशन हैं। कोई एक्सपेंडिचर अगर आप ऐसा करते हो जो लॉ द्वारा प्रोहिबिटेड है, जैसे ब्राइब, हफ्ता, सीक्रेट कमीशन, ये सब डिसअलाउड है। और दूसरी एक्सप्लेनेशन बोलती है कंपनीज के केस में कि अगर आप CSR रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरा करने के लिए एक्सपेंडिचर करते हो इन अकॉर्डेंस विद सेक्शन नंबर 135, ये आपको अलाउ नहीं होगा, क्योंकि इसको क्या माना जाता है? इसको एप्लीकेशन ऑफ इनकम माना जाता है। इसको ये नहीं मानते आप कि बिजनेस करने के लिए आपने खर्चा करा। CSR की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करनी होती है, ये जितना आपको प्रॉफिट होता है उसके मुताबिक आपको CSR पर करना होता है एक्सपेंडिचर। तो दिस इज नॉट एक्सपेंडिचर इन कनेक्शन विद इनकम, अर्निंग इनकम, रादर दिस इज एप्लीकेशन ऑफ इनकम। लेकिन अगर CSR एक्सपेंडिचर 30 से लेकर 36 में कवर हो गया किसी खर्चे में, तो ये अलाउड है। और अगर एक पार्टनरशिप फर्म है उसने की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी का पैसा पे करा है पार्टनर के लिए, वो अलाउड है अगेंस्ट डिस्ट्रप्शन ऑफ बिजनेस। क्योंकि अगर पार्टनर को कुछ हो गया तो बिजनेस तहस नहस हो जाएगा, उनको डर है, तो उसके लिए की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी ली है, ये अलाउड है। और मेडिकल प्रैक्टिशनर्स वगैरह अगर कोई फ्रीबीज वगैरह मेडिकल प्रैक्टिशनर्स पे अगर खर्चा करती है कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी वगैरह कि भाई इनको परक्विजिट्स लो, इनको खुश करो जिससे कि ये हमारे ब्रांड को प्रमोट करें, फार्मास्यूटिकल कंपनीज ऐसा करती हैं, वो खर्चा डिसअलाउड है।
क्योंकि ये मेडिकल प्रैक्टिशनर्स का लॉ इन्हें अलाउ नहीं करता कि ये फार्मास्यूटिकल कंपनी से कुछ भी लें। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? यस और नो? इसके बाद ना कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं यहाँ पे, पॉइंट्स टू रिमेंबर में। ये जो है ना सेल टैक्स, सर्विस टैक्स और एक्साइज ड्यूटी, ये तो अब क्या बन गया है? जीएसटी। तो ऊपर हेडिंग चल रही है एक्सपेंसेस टू बी अलाउड। बताओ क्या जीएसटी वगैरह अगर किसी ने पे करा है, प्रोफेशनल टैक्स पे करा है, म्युनिसिपल टैक्स पे करा है, कस्टम ड्यूटी पे करी है, क्या वो अलाउड है? यस। कौन से सेक्शन में अलाउड है? पर सब्जेक्ट टू 43B है। यानी अगर रिटर्न की डेट तक जमा करवा दोगे तो मैं अलाउ करूंगा। सर एक बात नहीं समझ में आ रही, जीएसटी का तो आईटीसी मिल जाता है, फिर उसे को खर्चे में अलाउ कर रहे हो? कोई रीजन बताना चाहिए। ये फिर तो अगर आईटीसी नहीं मिल रहा फिर तो खर्चे में भी नहीं फिर तो परचेज कॉस्ट का ही पार्ट बन जाएगा। अगर मैं गुड्स खरीद रहा हूँ उसका मुझे आईटीसी नहीं मिल रहा, वो तो परचेज कॉस्ट का ही पार्ट है। अब आप सोचो, बस आप ना सुनते जा रहे हो लेकिन दिमाग नहीं लगा रहे हो साथ में। सुनिए ध्यान से, ये जीएसटी परचेज करने वाला जीएसटी नहीं है, ये सेल वाला जीएसटी है। सर सेल वाला जीएसटी वो तो हमने कस्टमर से लेना होता है। सुनो ध्यान से, अगर आपने सेल करी 100 रुपए की और उसमें 18 रुपए का जीएसटी है, बिलिंग कितने की हुई? 118। बताओ सेल कितने की शो होती है? सेल तो 100 की शो होती है, अकाउंट्स में 100 की शो होती है। इनकम टैक्स वाले बोलते हैं सेल इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी दिखाओ, और जीएसटी पे करो हमें और उसका खर्चा क्लेम कर लो। वरना आप अपने कस्टमर से जीएसटी लेके बैठ जाओगे, लेकिन हमें अगर पे ही ना करा तो हम अलाउ कैसे कर देंगे? ये चलता है इनकम टैक्स पर्पस के लिए। यानी सेल दिखाओ इंक्लूसिव और यहाँ जीएसटी दिखाओ खर्चे में, लेकिन ये तभी अलाउ करूंगा अगर रिटर्न की डेट से पहले पहले पे कर दिया। सर रिटर्न की डेट तो बहुत आगे होती है, होने दो। वो जीएसटी जितना डिले हो रहा है वो जीएसटी वाले इंटरेस्ट लेंगे उसके ऊपर, लेकिन इनकम टैक्स वाले तो बस ये बोलते हैं कि जितनी भी ड्यूटीज, टैक्सेस, कोई भी फीस आपने अंडर एनी लॉ पे करनी है उसे रिटर्न की डेट तक जमा करवा दो तो मैं अलाउ करवाऊंगा, वरना इनकम टैक्स में डिसअलाउड है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? यस और नो? एक बात सोचो, अगर ये खर्चे अलाउड हैं सारे तो इन पे अगर आपने लोन लिया है कोई तो लोन का इंटरेस्ट भी अलाउड है। अगर इन टैक्सेस की लेट पेमेंट हुई है तो उसका इंटरेस्ट भी अलाउड है। ऑन द अदर हैंड राइट साइड देखना, एक्सपेंसेस टू बी डिसअलाउड, इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, सीडीटी, ये सब डिसअलाउड है। इनके लोन का इंटरेस्ट भी डिसअलाउड है, इनकी लेट पेमेंट का इंटरेस्ट भी डिसअलाउड है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? आपकी बुक में 3 टॉपिक बना रखे मैंने, एक्सपेंसेस टू बी अलाउड, एक्सपेंसेस टू बी डिसअलाउड और मिसलेनियस पॉइंट्स। घर जाके अच्छे से रिवाइज करना है और एक एक शब्द पे जाके घर पे ध्यान दो। आगे सुनो, ध्यान रखना इनकम टैक्स को पे करना डिसअलाउड है, पर इनकम टैक्स की अगर कोई प्रोसीडिंग्स हैं उस कनेक्शन में आपने कोई सीए अपॉइंट करा और आपने कोई अकाउंटेंट अपॉइंट करा, उसकी सैलरी आपको पे करनी पड़ेगी, वो अलाउड है। इवन ऑडिट फीस भी अलाउड है इनकम टैक्स ऑडिट की। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? अब फर्म जब टैक्स पे करती है, सोचो फर्म टैक्स कैसे पे करती है? पहले फर्म की इनकम निकलती है फिर टैक्स पे होता है। टैक्स थोड़ी ना इनकम में से माइनस हो गए फिर टैक्स पे होता है। यानी इनकम टैक्स अलाउड नहीं होता एज अ खर्चा, लेकिन इनकम टैक्स ऑडिट की अगर ऑडिट फीस है, अगर इनकम टैक्स को हैंडल करने के लिए आपने कोई अकाउंटेंट रखा, उसको सैलरी दे रहे हो, उसकी सैलरी वगैरह अलाउड है। ये दोनों पॉइंट है 4 और 5। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? टैक्सेस का प्रोविजन कोई भी अलाउड नहीं है, फिर चाहे वो जीएसटी क्यों ना हो, इनकम टैक्स तो मतलब ही नहीं। यानी अगर मेरी बुक्स में आ रही है प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स, अलाउड नहीं, इनकम टैक्स पेड भी अलाउड नहीं। और अगर मेरी बुक्स में आ रही है प्रोविजन फॉर जीएसटी, वो भी अलाउड नहीं। और अगर मेरी बुक्स में आ रहा है जीएसटी पेड, वो अलाउ कर दूंगा सब्जेक्ट टू 43B। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? इसके अलावा इलीगल खर्चे अलाउड नहीं है।
राइट साइड पढ़ रहा हूं, फाइन या पेनल्टी अगर कोई लॉ की वायलेशन करते हो उस केस में अलाउड नहीं हो फाइन या पेनल्टी। लेकिन अगर कोई पेनल्टी लग रही है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की वजह से, या अगर कोई पेनल्टी लग रही है इन द नेचर ऑफ कंपनसेशन, यानी कंपनसेटरी पेनल्टी होती है कि जो लॉस हो रहा है सामने वाले का उसके लिए आप पेनल्टी पे कर रहे हो, ये अलाउड है। पेपर में अगर पेनल्टी के बारे में ना लिखा हो तो आपको वहां पे assumption लेनी है, या आप नोट लिख देना कि भाई अगर पेनल्टी कंपनसेटरी नेचर की तो अलाउड है, अगर पेनल्टी पीनल इन नेचर है यानी लॉ तोड़ने पे आपको पेनल्टी लग रही है वो डिसअलाउड है। ऐसा एक क्वेश्चन है, मैंने उसका नोट प्रॉपर लिखवा रखा है कॉपी में। लेफ्ट साइड का 6-7 पढ़ना, क्लियर है? 8 भी क्लियर है? बताओ ये एम्प्लॉय छुट्टी मनाने गए होंगे या ऑफिस के काम? अगर छुट्टी मनाने भी गए ना तो भी अलाउड हो जाएगा, क्योंकि ये अल्टीमेटली है तो आपके बिजनेस का ही खर्चा। आप अगर एम्प्लॉयज को रिफ्रेश कर रहे हो या कुछ कर रहे हो उनके परक्यूजिट में ऐड होता है। यस और नो? लीगल चार्जेस फॉर ऑब्टेनिंग अ लोन फ्रॉम बैंक, लीगल चार्जेस इन कनेक्शन विद महुआ हुआ। अगर कोई इम्बेजलमेंट होती है तो इम्बेजलमेंट अगर उस ईयर में डिटेक्ट ही ना हुई, बताओ 2 साल बाद जाके डिटेक्ट हुई, तो क्या उस ईयर में जाके लागू हो जाएगी? यस, इन द ईयर ऑफ डिटेक्शन। पढ़ो, ये अलाउड है। लेकिन ध्यान रखना जनरल रूल ये होता है कि प्रायर पीरियड एक्सपेंसेस डिसअलाउड होते हैं, यानी जो खर्चा पहले हो गया वो अगले साल में जाके अलाउ नहीं होता। बताओ अगर मैंने कोई मार्च में परचेज करी हो, उसकी बिलिंग मार्च में मैंने बुक नहीं करी, उसे अप्रैल में बुक कर दिया, क्या वो अप्रैल में अलाउ हो जाएगा? नो, प्रायर पीरियड हो गया वो। सुन रहे हैं? पॉइंट नंबर 7 देखिए, सैलरी पे टू प्रोपराइटर डिसअलाउड है, लेकिन सैलरी पे टू पार्टनर अलाउ हो जाती है सब्जेक्ट टू 43 बी, सॉरी 43 बी कह रहा हूँ, 40 बी। पढ़ो, पॉइंट नंबर 8 भी पढ़ देना, डिसअलाउड है। बोलो क्लियर है? हमने कोई रॉ मटेरियल परचेज करा बाहर से, डॉलर्स में पेमेंट करनी थी, डॉलर का रेट चेंज हो गया जिस वजह से हमें ज्यादा पेमेंट करनी पड़ेगी, तो वो लॉस भी अलाउड है। आपके एम्प्लॉयज का नेग्लिजेंस की वजह से या आपके सामान ट्रांजिट में लॉस हो गए, क्या वो अलाउड है? यस। पॉइंट नंबर 14 की तो जरूरत नहीं है, ये अगर लिखा हुआ है काट देना, डिविडेंड वाला। और एक लॉस ड्यू टू सेल डैमेज डिस्ट्रक्शन ऑफ एनी कैपिटल एसेट, अगर कैपिटल एसेट पे कोई लॉस वगैरह आ रहा है बुक्स में, वो बुक्स वाला तो मैटर ही नहीं करता, हम तो सेक्शन 50 लगा के गेन या लॉस निकालते हैं। बताओ, हमारे पी एंड एल में डरा होता है टू लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन, वो तो हमने अकाउंट्स में निकाला होगा, यहाँ डिसअलाउ हो जाएगा, क्योंकि यहाँ गेन या लॉस किसके मुताबिक आता है? ब्लॉक कंसेप्ट। यस और नो? फिर अगर कोई बैंक ने पेनल्टी लगाई हम पे, पीनल इन नेचर है, या कोई कंपनसेशन पे किया एम्प्लॉयज को टर्मिनेशन करने पे एम्प्लॉयमेंट की, कोई कॉन्ट्रैक्ट आप ठीक से नहीं कर पाए उसके डैमेजेस देने पड़ गए, डेमोरेज आपको देनी पड़ेगी। डेमोरेज क्या होती है? डिले कोई हो रहा है साम, जैसे मैंने कहा था इंपोर्ट जब आप कराते हो सामान, तो अगर वहां पे 3 दिन के अंदर 4 दिन के अंदर आप नहीं उसको क्लियर करवाते तो आपको डेमोरेज पे करना पड़ता है, तो वो भी अलाउड है। सुन रहे हो? इसके अलावा डिसअलाउंस में और क्या है? कोई अनसर्टेन लाइबिलिटी है उसकी प्रोविजन अलाउ नहीं होगी, प्रोविजन तो अलाउ ही नहीं करते वैसे भी। चैरिटी और डोनेशंस भी अलाउ नहीं करते, क्योंकि चैरिटी और डोनेशंस दे आर एप्लीकेशन ऑफ इनकम। लेकिन जो डोनेशन वगैरह एक्ट अलाउ करता है वो अलाउड है, जैसे मैंने कहा था रूरल रेडिकेशन फंड, पॉवर्टी रेडिकेशन फंड, वो थे ना कल आए थे, वो डोनेशन अलाउड है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? ये ना पॉइंट्स आज जाके अच्छे से पढ़ लेना। फिर कुछ मिसलेनियस पॉइंट्स हैं, मिसलेनियस पॉइंट्स सुनिएगा। ये तो सेल टैक्स, कस्टम ड्यूटी, सर्विस टैक्स, ये तो सारा जीएसटी है। बताओ अगर कभी एसएससी को जीएसटी का रिफंड आ जाए
क्या इसे इनकम मानोगे? यस, क्योंकि जीएसटी अलाउड था। जितने भी टैक्सेस मैंने आपको अलाउ कर दिए, अगर बाद में इनकी रिकवरी होगी तो ये पीजीबीपी इनकम है, और अगर इनका रिफंड पे इंटरेस्ट भी आ गया वो भी पीजीबीपी इनकम है। सुन रहे हो पहला पॉइंट? सिंपल सा रूल क्या हुआ, जो खर्चा मेरे पीजीबीपी में ला हो चुका, अगर बाद में उसका रिफंड आ गया, वो रिफंड भी पीजीबीपी है और उस पे आने वाला इंटरेस्ट भी। लेकिन अगर ये वाले टैक्सेस आए जिनको हमने पहले अलाउ ही नहीं करा इनकम टैक्स में, तो उनका रिफंड भी इनकम नहीं है। लेकिन अगर इन पे इंटरेस्ट आ गया, वो अदर सोर्सेज इनकम है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? जो टैक्सेस हमारे पहले अलाउ नहीं हुए थे P&L में, अगर उनका रिफंड आ गया, इट इज नॉट एन इनकम अंडर एनी हेड। और अगर उस रिफंड पे इंटरेस्ट आ गया, दैट इज अदर सोर्सेज इनकम। आर यू अंडरस्टैंडिंग? यस और नो? और अगला सेक्शन है जी हमारा 37(2)B। 37(2)B किसकी बात करता है? ये बात करता है एक ऐसी डिसअलाउंस की जहां आपने एडवर्टीजमेंट करवाई किसी सोविनियर में, ब्रोशर में, पैम्फलेट में, जो पब्लिश किसने करा है? पॉलिटिकल पार्टी। ध्यान ये रखिएगा, वैसे तो अगर मैं कहीं भी एडवर्टीजमेंट करवाता हूं किसी ब्रोशर में, किसी पैम्फलेट में, वो अलाउड है। लेकिन अगर वो सोविनियर या ब्रोशर कौन पब्लिश कर रहा है? पॉलिटिकल पार्टी, वो डिसअलाउ हो जाएगा। हालांकि इन पॉलिटिकल पार्टीज को अगर आप डोनेशंस दे देते से भी एडवर्टीजमेंट कर देते हो, कई बार आपने डोनेशन दे दी, वो आपका वहां पे नाम लिख देते हैं ब्रोशर वगैरह के अंदर, आपकी पब्लिसिटी हो जाती है। लेकिन वो डोनेशंस की आपको डिडक्शन मिल जाती है सेक्शन 80GGB और 80GGC में। यानी आप पॉलिटिकल पार्टीज को पेमेंट करी हुई की कोई भी डिडक्शन हमारे पीजीबीपी हेड में नहीं ले सकते हो। अगर इसकी डिडक्शन मिलनी होगी तो कहां मिलेगी? 80GGB एंड GGC। जो 80GGB है वो कंपनीज पे लगता है और 80GGC अदर्स पे लगता है। यस और नो? और 30 से लेके 38 वाले परिवार का आखिरी सेक्शन खतरनाक, पार्टली पार्टली। अगर कोई एसेट पार्टली यूज हो रहा है बिजनेस में, पार्टली पर्सनल में, तो मैं उसका सिर्फ कितना पोर्शन अलाउ करूंगा? जितना बिजनेस में यूज हो रहा है। क्या आपको बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? देखो सर, अगर आप वाकई चाहते हो कि ये चैप्टर आपका अच्छे से तैयार हो, जितना मैंने अभी तक करवाया है उसके सारे एग्जाम्पल्स मेरे क्लास वाले अच्छे से रिवाइज कर लो, अच्छे से। क्योंकि अभी आप इस चैप्टर पे टाइम दे सकते हो, जब आखिर के 10 दिन रह जाएंगे, 15 दिन रह जाएंगे, तब इतना टाइम नहीं दे सकते आप इस पे। समझ रहे हो मेरी बात? और साथ ही साथ स्टडी मटेरियल के भी क्वेश्चंस करके खत्म करो, ताकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाए, आपकी अमेंडमेंट सारी आपके सामने से निकल जाए, सब कुछ क्लियर हो आपको। समझ आ रही है मेरी बात? तो प्लीज मैं आपसे अभी ना इन टॉपिक्स पे, वैसे आपको ज्यादा एग्जांपल मिलेंगे नहीं, मैं आपको बता दूं, क्योंकि ज्यादा एग्जांपल आपको मिलेंगे ये वाले टॉपिक्स के बाद। 40 वाले जो सेक्शन है, ये तो सारा कवरेज ही थी ये सारी, पर ये भी काफी पेजेस हैं घर पे करने के लिए आज आपके पास, अच्छे से पढ़ लो। क्योंकि ये सारे कंसेप्ट जो आज मैंने कवर किए हैं, ये आगे बड़े न्यूमेरिकल्स में कहीं ना कहीं काम आते रहेंगे। समझ आ रही है बात? तो प्लीज आज का टॉपिक सारा अच्छे से पहले रिवाइज कीजिए, कंटिन्यू करेंगे हम लोग। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।